हैं और आपको बताते हैं कि एक मूजी मर्ज जो कि अब दुनिया में उसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है और अब जो लेटेस्ट आपके पास मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं उसमें नज़र ये आता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो ये डेथ सेंटेंस नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अर्ली डायग्नोसिस और एडिक्वेट ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। और इसी हवाले से बड़ी खुशी की बात यह है कि शौकत खानम हस्पताल अब कराची में जिस तरह एक्सटेंड कर रहा था, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ ऑफ द कंट्री। इसकी पेशरफ्त किस तरह हो रही है, क्या इल्तवा के रीजंस है, क्योंकि अब तक उम्मीदों के मुताबिक, प्लान्स के मुताबिक इसको फ़आल और फुली फंक्शनल होना चाहिए था। तो लेट्स लर्न मोर अबाउट दैट। आपको बताते हैं कि अस्पताल 2026 में अब खबर आ रही है कि इसने ऑपरेशनल हो जाना है। कराची वाले, सिंध वाले इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि अगर हिंटरलैंड की बात की जाए, जिस हवाले से इनके पास फैसिलिटीज़ होंगी और गुंजाइश मौजूद होगी, उम्मीद ये है कि ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान भर के बहुत सारे केसेस को इफ़ेक्टिवली ट्रीट करने की सलाहियत रखेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं ऑफ द शौकत मेडिकल हस्पताल। आइए उनसे जानते हैं और उनसे पता करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस सो फार। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा से कहती हूँ कि पाकिस्तानियों का प्राइड है। जब 1994 में लाहौर में और उसके बाद 2015 में पेशावर में शौकत खानम हस्पताल ने अपने सेंटर्स कायम किए, अब कराची वालों को इंतज़ार है, 2026 की उम्मीद है। इस वक्त बताइएगा कि कैसी प्रोग्रेस है और क्या तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है अस्पताल? जी बिल्कुल, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। हमारा तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्शरी के कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम कराची ज़ेरे तामीर है DHA सिटी कराची में। दिसंबर 2026 में इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट और डेफिनेट प्लान है कि ये खुल जाएगा। जैसे आपने कहा, ये थोड़ा डिलेड रहा है इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, कोविड पैंडेमिक, बहुत सारी चीज़ें इसको अफेक्ट किया। लेकिन इसका फिजिकल स्ट्रक्चर या ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है काफ़ी देर से और इसका फिनिशिंग का काम हो रहा है। हम इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहे हैं जो इसमें इंस्टॉल होगी। इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इसमें होगी और इंशाल्लाह हमारा फुल प्लान है कि ये दिसंबर 26 में खुल जाएगा। पूरे कराची के सिर्फ नहीं, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया पूरे सिंध को और जनूबी बलूचिस्तान के मरीजों को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और उसी तरह जैसे लाहौर और पेशावर में हमने कंसिस्टेंटली 75% से ज्यादा मरीजों का फ्री इलाज किया है, उसी तरह वही मॉडल कराची में भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। बिल्कुल। आसिम साहब, मुझे बताइएगा, कैंसर रजिस्ट्री की एक नेशनल सतह पे होने की कमी हम सब महसूस करते हैं। शौकत खानम ऑफ कोर्स 1994 से क्योंकि फ़ाल है, आपकी एक अपनी रजिस्ट्री, एक अपना डेटा बैंक, डेटाबेस मौजूद है। क्या चीज़ है जो हमें रोकती है नेशनल लेवल पे इसको स्केल अप करने में? और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स को इस हवाले से क्या सोचना चाहिए? बिकॉज द नंबर्स आर रियली ग्रोइंग अप। यकीनन ब्रेस्ट कैंसर वाइडली रिपोर्टेड और मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड कैंसर है, लेकिन अदर टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर ऑल्सो बिकमिंग क्वाइट रैम्पेंट। जी बिल्कुल। शौकत खानम की 1994 से हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री तो है, जिसका मतलब है कि जो कैंसर के पेशेंट्स आए हमारे पास उनका तमाम रिकॉर्ड है। बट पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हेल्थ प्लानिंग के लिए, ताकि आप देख सकें कि कौन से कैंसर्स आपके मुल्क में कॉमन हैं, किस एज में प्रेजेंट करते हैं, किस स्टेज में होते हैं। तो वो भी हमारे पास 20 साल से ज्यादा हो गए। हमने शौकत खानम में पंजाब कैंसर रजिस्ट्री शुरू कराई, जो कि तकरीबन सारे 2/3 से ज्यादा जो प्रोविंस है वो पंजाब, वहां से अब डेटा कलेक्ट करती है। ये पॉपुलेशन बेस्ड है, ये बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग सेंटर्स हैं इसमें और शौकत खानम इसको फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट करती है। बट ये पॉपुलेशन बेस्ड है और ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री है पाकिस्तान की। इनफैक्ट जो WHO डेटा प्रेजेंट करता है पूरे पाकिस्तान का, वो इसी रजिस्ट्री पे बेस्ड है। कुछ साल पहले, तकरीबन 9 साल पहले, अब हमने इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ वेस्ट कैंसर रजिस्ट्री भी शुरू की, जो कि KPK जो अर्स्टवाइल फाटा था, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर यू आर अवेयर कि इन सबसे पहले कराची कैंसर रजिस्ट्री भी एक थी जो कुछ सालों के लिए आई थिंक डोमेंट थी, पर अब वो भी रिजुविनेट हो गई है। एंड टू बी फेयर ऑल्सो कि गवर्नमेंट ने भी कुछ नेसेंट एफर्ट्स शुरू किए हैं टू एस्टैब्लिश अ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री, और वो हमसे रेगुलरली डेटा मांगते हैं और हम पंजाब कैंसर रजिस्ट्री का जितना डेटा है
वो प्रोवाइड करते हैं on a regular basis. बिल्कुल सही. So hopefully this will help them also in health policy planning. Of course. आसिम साहब मुझे बताइएगा कि just at a glance अगर इस डेटा की तरफ जो कि कई डेकेड्स पे मुहित है देखा जाए तो हमें क्या पैटर्न्स और ट्रेंड्स उभरते हुए नजर आ रहे हैं जो ये अब एकदम सर्ज हमें कैंसर पेशेंट्स में नजर आया है? इज इट बिकॉज नाउ अवेयरनेस हैज रेज्ड एंड यू नो पीपल आर रिपोर्टिंग इट, यानी हो सकता है पहले भी नंबर्स ऐसे ही हों लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट ही पेशेंट्स बेचारे गुजर जाते हो या बहुत ही एडवांस स्टेजेस में आते हो और हमें पता ना चलता. व्हाट इज द डेटा टेलिंग अस? जी, सो देयर आर सेवरल थिंग्स. एक तो ये कि क्लियरली बेटर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं अब, तो बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा जिनका पहले पता नहीं चलता होगा वो अब डायग्नोज हो रहे हैं. बट ऑल्सो हमें अपने डेटा से ये डेफिनेटली नजर आता है कि हमारे यहाँ कैंसर्स वेस्ट के मुकाबले में कुछ यंगर एज पे होते हैं. अगर हम ब्रेस्ट कैंसर कोई ले लें तो हमारे यहाँ खवातीन में जो छाती का कैंसर है, हमारे यहाँ जो मीन एज है, एवरेज एज जिस पे लोग प्रेजेंट करते हैं इज अराउंड 45 और वेस्ट में दैट इज अराउंड 10 years later 55. बड़ी आंत का कैंसर एक और कॉमन कैंसर है आदमियों में भी औरतों में भी, वो भी तकरीबन 10 से 15 साल यंगर एज में प्रेजेंट करता है यहाँ पे कंपेयर्ड टू द वेस्ट. बिल्कुल सही. और तीसरा ऑब्वियसली कि जैसे ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो पीपल आर लिविंग टू अ लॉन्गर एज और बहुत सारे कैंसर्स ऑब्वियसली ओल्डर एज में ही होते हैं. सो देन they are still alive and therefore उनको ये कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है. बिल्कुल सही. आसिम साहब, लेकिन जीरोइंग इन ऑन द अर्लियर डिटेक्शन यानी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में कैंसर होना, इसकी क्या वजह है? इज इट बिकॉज इट्स अ बायोलॉजिकल यू नो आपकी डिस्पोजिशन के फैमिली में कैंसर्स हैं, हमारा लाइफस्टाइल? क्योंकि वन वुड लाइक टू इमेजिन कि ठीक है हो सकता है द न्यूट्रिशन एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सर्टेन एस्पेक्ट्स वुड बी बेटर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जिंदगियां इतनी मैकेनाइज नहीं है, इट्स अ वेरी रीसेंट फिनोमेना दैट आवर अर्बन पॉपुलेशन इज मोर देन आवर रूरल पॉपुलेशन, तो हमारे तो बड़े इंडिजिनस और ऑर्गेनिक वेज ऑफ लाइफस्टाइल थे. इसके बावजूद यंगर एज में कैंसर का होना ये किस तरफ इशारा करता है? सो इसमें कम से कम एक वजह तो जरूर ये है कि जो हमारे यहाँ हाई इंसिडेंस ऑफ कजन मैरिजेस हैं जी. सो एज अ रिजल्ट जो जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं कैंसर के जो इनहेरिट होते हैं आपके पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से, अगर आप पहले से रिश्तेदार हैं, अगर आप कजन्स हैं आपस में और अक्सर आपके वालिदैन भी कजन्स थे, उनके वालिदैन भी कजन्स थे, तो द लाइकलीहुड कि ये जीन्स जो हैं ये आपके अंदर प्रेजेंट करेंगी और उसकी वजह से कैंसर बनेगा ये बढ़ जाता है. ये सिर्फ ये कॉज नहीं है लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट कॉज है और कजन मैरिजेस की वजह से बहुत सारी और भी नॉन कैंसरस बीमारियों का भी रिस्क बढ़ जाता है. सेकेंडली हमारे यहाँ खासतौर पे अगर खवातीन में छाती के कैंसर की बात करें जो हमारे यहाँ कॉमनेस्ट कैंसर है, यंगर एज जिस पे औरतों की शादी होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, वक्फा कम प्रेगनेंसीज के दौरान जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि ब्रेस्ट फीडिंग से औरतें मूव अवे कर रही हैं, मोर एंड मोर फॉर्मूला फीडिंग इस्तेमाल हो रही है, ये सारी चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाती है. सर व्हाट अबाउट द फूड सोर्स? क्योंकि हम अक्सर ये कहावत सुनते आए हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ मेडिकल और हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड अक्सर कहा जाता है कि योर डाइट डिटर्मिन्स योर फ्यूचर. तो उसमें बताइए कि क्या आपको रद्दोबदल नजर आ रहा है? क्योंकि यकीनन हम मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ भी गए हैं और एग्रीकल्चर इज हेविली लेडन विद पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो हमारे यहाँ जंक फूड भी बढ़ता चला जा रहा है, ओवरऑल माहौलियात में रेडिएशन भी हमें नजर आएगी. क्या ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं? So yeah, I think हम theorize कर सकते हैं कि केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और वगैरह से रिस्क शायद बढ़ जाएं. जो सबसे ज्यादा आई थिंक रिस्क है, रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, इज द हाई इंसिडेंस ऑफ बीइंग ओवरवेट. वजन ज्यादा होना कद के मुताबिक, जिसकी वजह से बहुत सारा दैट इज अ डायरेक्ट रिस्क फैक्टर फॉर इंक्लूडिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड फॉर लिवर कैंसर अमंगस्ट अदर थिंग्स, जो कि दोनों बड़े कॉमन है हमारे यहाँ. इसके अलावा इसकी वजह से डायबिटीज का एपिडेमिक हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि पीपल एज यू से हैव मूव्ड फ्रॉम अ लार्जली एक्टिव लाइफस्टाइल एग्रीकल्चरल टू अ मोर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें वो बैठे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, गलत किस्म के खाने खाते हैं और ज्यादा खाते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी भी है. सो ये सारी चीजें सर्टनली इफेक्ट करती हैं. आसिम साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए
हमने कुछ कैंसर अवेयरनेस रिलेटेड सवाल कर लिए, लेकिन आई वुड लाइक टू कम बैक टू द शौकत खानम हॉस्पिटल। मुझे बताइए कि एक चीज़ दैट मेक्स मी रियली प्राउड एज अ पाकिस्तानी इज़ कि शौकत खानम इज़ वन ऑफ दोज सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जहाँ पे तकरीबन ख्वाहिश ये होती है कि कम अज़ कम 75% जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री यानी मुफ्त इलाज दिया जाए, उनके ऊपर इसका एक्सपेंस ना पड़े। मुझे ये बताइएगा कि आफ्टर सो मेनी डेकेड्स ये पॉसिबल कैसे हो पाया है, और क्या आने वाले वक्त में जब हम देखते हैं कि अद्वियात और ओवरऑल हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, आर यू स्टिकिंग टू दिस एम्बिशन एंड व्हाट विल मेक इट पॉसिबल? जी, वेरी मच सो जी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, दिस इज आवर 31st ईयर ऑफ ऑपरेशंस लाहौर में, और जैसे आपने कहा पेशावर को भी 10 साल होने लगे हैं, और हर साल हमारा रिकॉर्ड है, हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स हमारी वेबसाइट पे हैं, कोई भी देख सकता है जी। हर साल का हमारा रिकॉर्ड है कि पिछले साल से ज्यादा हमने ज़कात और अतियात इकट्ठी की, एंड हर साल का रिकॉर्ड है कि पिछले साल से ज्यादा मुस्तहक मरीजों का फ्री इलाज हुआ। और ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है शौकत खानम में, दे नो कि उनकी जो ज़कात और एहतियात वो देते हैं वो सही जगह पे खर्च होती है, वो ज़ाया नहीं होती, और वाकई मुस्तहक मरीजों का फ्री इलाज होता है। कई लाख मरीजों का इलाज हो चुका है इस दौरान, एंड मोर पीपल विल नो समवन या नो ऑफ समवन जिसका इलाज शौकत खानम में हुआ है। तो ये सिर्फ हमारे कहने की बात नहीं है, लोगों को खुद भी पता है, और यही वजह है कि लोगों की जो ट्रस्ट है उसकी वजह से एक अस्पताल बना लाहौर में, उसके बाद दूसरा बना, और अब पाकिस्तान का तीसरा और सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कराची में बनने को जा रहा है, इसीलिए बिकॉज़ पीपल बिलीव इन अस। बिल्कुल, एंड आई थिंक वंस अगेन ऑल माय व्यूअर्स दे हैव द फैंटास्टिक आउटलेट, और ये जो यकीन है और ये जो क्रेडिबिलिटी है शौकत खानम अस्पताल की, यकीनन ये आने वाले वक्तों तक कई जनरेशंस तक जो पाकिस्तान में मुकीम है और ओवरसीज़ हैं उनकी तरफ से यकीनन एहतियात इसी तरह इकट्ठे होते रहेंगे। आसिम साहब, एक और हवाले से सवाल करना चाहूँगी कि 1994 जब शौकत खानम की बुनियाद पड़ी और आज 2025 यकीनन कैंसर का जो इलाज है उसमें बहुत जिद्दत आई है, एंड फ्रॉम माय इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट्स लाइक योरसेल्फ आई अंडरस्टैंड कि फॉर एवरी पेशेंट एक बॉडी बैठती है जिसमें सर्जन से लेकर आपका जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट है, वो सब आपके पैटर्न को, आपके यूनिक केस को स्टडी कर आपको एक ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मौसर तरीका क्या पाया जाता है? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये अभाम भी मौजूद है कि कई लोग कहते हैं जी कैंसर का इलाज कराने से, उसकी बायोप्सी कराने से, उस पर रेडिएशन या कीमो करने से वो और फैल जाएगा, या ये बहुत तकलीफ दे है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करेगी। तो थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स का एक मिसकंसेप्शन है कैंसर्स के इलाज को लेकर, उस पर मैं चाहूँगी कि आप कुछ रोशनी डालें। सो कैंसर का इलाज टिपिकली मल्टी मोडालिटी होता है, यानी कि कीमोथेरेपी से इलाज किया जाता है जो कि दवाइयाँ होती हैं, बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से, और सर्जरी से या जराही से। और अक्सर लोगों को एक से ज़्यादा मोडालिटी की ज़रूरत होती है। अगर जैसे हम ख़वातीन में छाती की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की, तो अक्सर इनिशियली हम कीमोथेरेपी देते हैं जिससे ट्यूमर जो है वो श्रिंक होता है, छोटा होता है, ताकि जो सब्सिक्वेंटली ऑपरेशन करना पड़े वो भी लिमिटेड हो। पुराने ज़माने में पूरी छाती को उतार देते थे ऑपरेशन के जरिए, जिसको मैस्टेक्टमी कहते थे। अब ये बड़ा अनकॉमन होता है कि मैस्टेक्टमी करनी पड़े, अमूमन लंपेक्टमी करते हैं, सिर्फ उस हिस्से को निकालते हैं ताकि शेप और फॉर्म प्रिजर्व रहे, और उसके बाद फिर अक्सर और कीमोथेरेपी लगती है, और आखिर में रेडिएशन ट्रीटमेंट होती है, और फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है। तो कई सालों पर ये चलता है। डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होता है अमूमन कि टिश्यू डायग्नोसिस हो, बायोप्सी की जाए, ये बिल्कुल सेफ होती है। ये मिसकंसेप्शन है कि बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड हो जाता है, बल्कि बायोप्सी ज़रूरी होती है, और किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में या कोई भी अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट बायोप्सी के बगैर इलाज नहीं करेगा कभी भी कैंसर का। फाइनली आपने मल्टी डिसिप्लिनरी मोडालिटीज़ की बात की, तो हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि कोई भी कैंसर का पेशेंट जो है उसका इलाज नहीं शुरू होगा जब तक एक मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग या बोर्ड ना बैठे, उनकी तमाम बायोप्सी को रिव्यू करें, उनके जितने स्कैन्स होते हैं वो दोबारा देखें, और वहाँ सब मिलके एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं पेशेंट का, जिसके तहत फिर उसका इलाज किया जाता है। बिल्कुल सही। मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारे यहाँ पैलिएटिव केयर सर्विसेज भी हैं। वी वर द फर्स्ट इन पाकिस्तान, और हमने इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि और लोगों के लिए भी ये फैसिलिटी हो कि जब कैंसर का इलाज और नहीं हो सकता, या उसकी जो वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए वो भी स्पेशलिस्ट सर्विसेज हमारे यहाँ
फराहम की जाती हैं लाहौर में भी और पेशावर में भी और इंशाअल्लाह कराची में भी की जाएंगी। सही। आसिम साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आपसे गुफ्तगू को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ा अहम इसका एक पहलू है कि ना सिर्फ वो मरीज़ जिसको कैंसर डायग्नोस हुआ है उसका हौसला बुलंद रहे, बल्कि उसका जो केयर सिस्टम है उसको कैसे हैंडल करे। लेकिन इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली या बड़े ख़ानदानी निज़ाम के बजाय हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे जा रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर चूजिंग नॉट टू गेट मैरिड। तो अगर वो सिंगल हैं और उनके पास इस तरह का फॉल बैक प्लान नहीं है, देन व्हाट काइंड ऑफ अ केयर टेकिंग सेटअप कैन बी प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट। इस पर हम बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जिस तरह हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जिस तरह इस पे तहकीक की जा रही है, जिस तरह इस पे काम किया जा रहा है, कैंसर इज़ नो डेथ सेंटेंस। लेकिन इसके बावजूद व्हेन आई स्पीक टू पीपल, अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स बिलीव कि जी आप जितना भी इलाज करा लें, बेशक इलाज अब पहले से ज़्यादा सहल है, आसान है, इसमें आपका कम्फर्ट ज़्यादा है इफ़ यू कंपेयर टू पहले ज़माने में जैसे कीमो हुआ करती थी, उसके बाद पेशेंट बहुत सफ़र करता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता था। अब काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। लेकिन फिर भी लोगों को ये अभाम है कि कैंसर कभी ना कभी लौट कर ज़रूर आ जाता है एंड इट अटैक्स विद अ वेंजेंस। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, हु इज़ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। आसिम साहब, ये लोगों का जो ख्याल है कि ठीक है, यू कैन बी अगर आपका एडिक्वेट इलाज हो, आप कुछ अरसे तो कैंसर फ्री रह सकते हैं, बट सूनर और लेटर कैंसर कम्स बैक विद अ वेंजेंस। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? इन जनरल तो ये दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स की जैसे आपने कहा क्योरेबल हैं, जिसका मतलब है कि उनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। फॉलो अप सर्टनली ज़रूरत होती है, पर आफ्टर 5 years टिपिकली पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, बिकॉज लाइकलीहुड जो है, इम्कान जो है कि बीमारी दोबारा आएगी, वो तकरीबन 0 होता है। बट हाँ, सर्टनली कुछ कैंसर्स हैं जिनका अभी तक मुकम्मल इलाज नहीं है, वो भी ट्रीट किए जा सकते हैं, इलाज किया जा सकता है, लेकिन अक्सर मुकम्मल इलाज नहीं होता। बट इंक्रीजिंगली कैंसर के इलाज बेहतर होते जा रहे हैं, ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, और बहुत सारे कैंसर्स का मुकम्मल इलाज है। मैं एक बात और कहता चलूँ कि 11% पेशेंट्स जो हमारे होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनको कैंसर होता है, और बच्चों में तो बहुत हाई परसेंटेज है कि मुकम्मल इलाज होता है कैंसर्स का बच्चों में। बिल्कुल सही। वो यंग एज है तो वो मेरे ख्याल में कोप अप भी बेहतर कर पाते हैं, एंड अर्ली इंटरवेंशन, एडिक्वेट ट्रीटमेंट कैन मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। आसिम साहब, ये बताइएगा कि आपने यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके मोराल को कैसे पाया है? आप क्या समझते हैं कि अगर उनके पास एक सपोर्टिव फैमिली होती है तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी ये बैटल अगेंस्ट कैंसर निभा पाते हैं? और फिर सबसे बढ़कर ये कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जो केयर टेकर्स हैं, जो फैमिली है, उनके ऊपर भी तो इसका एक इमोशनल एंड फाइनेंशियल टॉल आता है। उसको कोप करने के लिए क्या किया जाता है? आर देयर सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल इन पाकिस्तान फॉर दैट? यस, या जी बिल्कुल। सो इन हमारे पास साइको ऑन्कोलॉजी लोगों के मेंटल और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, उनके साथ उनकी मदद करते हैं। बच्चों की मैंने बात की तो जितने बच्चे होते हैं कैंसर के, उनके पेरेंट्स को अक्सर ज़्यादा स्ट्रेस होता है ऑब्वियसली बच्चे के निस्बत, और उनके पेरेंट्स को भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और सपोर्ट ऑफर करते हैं। सिमिलरली हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कैंसर को ट्रीट करते हैं, डॉक्टर्स, उनको भी रोज़ कैंसर के पेशेंट्स देख के वो भी उनको भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं या वो स्ट्रेस फील कर सकते हैं, तो उनको भी हम काउंसलिंग ऑफर करते हैं जी। फिर बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ जो आते हैं, उन्होंने कभी स्कूल नहीं अटेंड किया होता, या जो कैंसर के इलाज के दौरान उनको स्कूल मिस करना पड़ता है, तो हमारा एक हॉस्पिटल एजुकेशन स्कूलिंग प्रोग्राम है ताकि बच्चों को अपनी क्लास के मुताबिक, एज के मुताबिक उनको पढ़ाया जा सके, ताकि जब उनका इलाज मुकम्मल हो तो वो एक एज अप्रोप्रिएट क्लास में वापस जा सकें। तकरीबन 800 बच्चे हमारे इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट कर चुके हैं, जिनमें से मेजॉरिटी ऐसे थे जो पहले कभी स्कूल गए ही नहीं थे। तो हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं
But obviously हमारे यहाँ the family structure is still very strong and that is also a great support mechanism for our patients. बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा आसिम साहब कि जब आप हम अक्सर सुनते हैं कि सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं who want to spend a day or create activities in collaboration with शौकत खानम, और जैसे आपने कहा कि कैंसर पेशेंट्स का वार्ड है, ख़ास तौर पे जो बच्चों का वार्ड है, उसमें विजिटर्स आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। इज़ दैट हेल्प, यानी इस तरह की कम्युनिटी इंटरवेंशंस क्या मददगार साबित होती हैं? इसका क्या इम्पैक्ट होता है पेशेंट्स पे और ओवरऑल जो आपके हॉस्पिटल का मोरल है उसके ऊपर? सो अगेन ये बहुत यूजफुल चीज़ है और हमने हमेशा से इसको इंकरेज किया। बहुत अर्ली ऑन से हमारे पास सर्वाइवर्स ग्रुप्स होते हैं जो कि फॉर इंस्टेंस किसी का ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो चुका है तो वो आके जो अब पेशेंट्स हैं जिनका इलाज हो रहा होता है, जो अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं, उनसे मिलके तो उनको बताते हैं कि इट विल बी ओके, आप ठीक हो जाएंगी, आप अपने घर वापस जा सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी या काम पे जा सकेंगे वापस। सिमिलरली बड़ी आंत के जो कैंसर्स होते हैं उनके जो सर्वाइवर्स होते हैं उनका भी सर्वाइवर ग्रुप है। फिर हमारे जो कीमोथेरेपी बे है जहाँ पे कैंसर का इलाज किया जाता है दवाइयों से, उधर अक्सर लोग आके विजिट करते हैं, पेशेंट्स के साथ बैठते हैं, उनको अखबार पढ़ के सुनाते हैं या बच्चों के लिए उनके साथ रीडिंग करते हैं, कलरिंग एक्टिविटीज़, अदर फन एक्टिविटीज़, ताकि बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्ट हों अपनी ट्रीटमेंट से। तो इस तरह के सपोर्ट सिस्टम्स बहुत सारे हैं, ये बहुत हेल्पफुल समझे जाते हैं और हम हमेशा इनको इंकरेज करते हैं थ्रू आउट द ईयर। पर ऑब्वियसली समर हॉलीडेज़ में ख़ास तौर पे हमारे तो हॉस्पिटल्स में बच्चे हर तरफ स्कूल्स के इलेक्टिव्स वगैरह करने आए होते हैं और वो यही काम करते हैं, वो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतने कॉम्प्रिहेंसिवली ना सिर्फ ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ का बताने का। देखें कई दफ़ा हम कहते हैं कि हमें एज अ कम्युनिटी अपने इन इंस्टीट्यूशंस को ओन करना है, इनके ज़बरदस्त काम को आगे लेके चलना है, एंड दैट इज़ व्हाट एन इंस्टीट्यूट इज़ देयर फॉर। सो तभी आपके लिए पॉसिबल है शौकत खानम इंशाअल्लाह ताला 2026 में कराची में अपनी लार्जेस्ट फैसिलिटीज़ को ओपन करेगा। इसमें दिल खोल कर एहतियात दें, बिकॉज आपका दिया हुआ छोटा सा फंड भी किसी की ज़िंदगी में इत्मीनान ला सकता है और ख़ूबसूरती को लौटा सकता है। इस जंग जो वो लड़ रहे हैं अपनी बीमारी के ख़िलाफ़, उसमें मदद दे सकता है। इसके अलावा यकीनन अगर आप समझते हैं कि वसाइल नहीं, आप अपना वक्त दे सकते हैं, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त डोनेशन है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। सो देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ वेयर यू कुड बी वर्किंग एंड मेकिंग श्योर दैट वी क्रिएट अ हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा break. We'll be right back. Keep watching and stay with us. We are here with Aaj Pakistan.